सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके चलूँगा हाई स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हाई स्कूल में क्या है कि ये हमारा हाई स्कूल साइंस में जो सेट 2022 में आया 824 BM उसे सॉल्व करेंगे कि देखिए कैसे करते हैं उसको सॉल्व। तो इसमें देखिए हाई स्कूल जो साइंस है, इस साइंस को 3 खंडों में डिवाइड किया जाता है। पहला खंड है क जिसमें फिजिक्स आती है, दूसरा खंड क्या है ख जिसमें केमिस्ट्री आती है, और तीसरा खंड है ग जिसमें बायोलॉजी आती है। आपका जो खंड है 30 नंबर का हाई स्कूल की साइंस में प्रैक्टिकल होता है, और 30 नंबर के बाद 70 नंबर में आपकी 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है, और 25 नंबर की आपकी बायोलॉजी आती है। इस तरीके से आपका जो साइंस है वो डाइवर्ट है, यानी साइंस को जो डाइवर्ट किया गया है वो साइंस हाई स्कूल की जो है वो 3 भागों में खंड, जैसे पहला खंड क्या है क है, और खंड का मतलब है भौतिक विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आता है खंड ख। खंड का में आपका है रसायन विज्ञान, यहाँ पर जो पूछा जाता है वो रसायन विज्ञान पूछा जाता है। खंड आपका फिर गा है ग, और खंड गा में जो पूछा जाता है वो होता है जीव विज्ञान। इस तरीके से आपकी जो साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। भौतिक विज्ञान जो पूछी जाती है वो अधिकतम 25 मार्क्स में पूछी जाती है, केमिस्ट्री 20 मार्क्स में पूछी जाती है, और जीव विज्ञान भी 25 में पूछी जाती है। टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 70 नंबर, यानी 70 मार्क्स का ये हमारा थ्योरी होती है, और 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से हमारा हाई स्कूल का जो साइंस का जो पोर्शन है वो डिवाइड होता है। आज मैं आपके सामने इस 20 नंबर का जो पोर्शन है उसको लेके चलूँगा कि यानी साइंस में जो 20 नंबर की जो केमिस्ट्री आती है वो कैसी आती है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हाई स्कूल में जो साइंस है वो कैसे हमें सॉल्व करनी है और कैसे 20 नंबर में पूछी जाती है, तो उसके बारे में देखेंगे। हमारा एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के अंदर। एक एक नंबर के लिए बहुत वैल्यू होती है। डिवीज़न 1 नंबर से बन भी सकती है और 1 नंबर से बिगड़ भी सकती है। अगर मान लीजिए आपकी 360 पे डिवीज़न बननी है और आपके 360 की जगह पर अगर 359 आ जाते हैं तो जहाँ फर्स्ट लिखना था वहाँ कैसा आ जाता है, सेकंड आ जाता है। और वहीं अगर 1 नंबर बढ़ जाता है तो आपका डिवीज़न में फर्स्ट लिख के आ जाता है। तो यहाँ पर हमें एक एक नंबर के लिए सोचना है। तो देखिए मैं इस सेट को जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो सेट है आपका सेट 2022 824 BM। इस सेट में देखिए पहला ही क्वेश्चन दिया गया है। ये जो सेट है प्रश्न संख्या 5 से चालू है। प्रश्न नंबर है 5 का क, और 5 के क से क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप सेट जैसे मान लीजिए यही आपकी कॉपी है, तो आप जब भी केमिस्ट्री सॉल्व करें तो स्पष्ट कॉपी के ऊपर स्केच का ब्लैक स्केच से डाल दें खंड ख, और खंड ख डालने के बाद फिर आप प्रश्न, जैसे मेरा प्रश्न है 5 का क, तो आप स्पष्ट लिखें 5 का क। इसके बाद जैसे प्रश्न दिया है कि BaCl2, प्रश्न दिया है BaCl2 प्लस फिर क्या दिया है Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। और इसमें पूछा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि योग अभिक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है कि विस्थापन अभिक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और चौथा ऑप्शन है कि अपघटन अभिक्रिया है। तो देखिए द्विविस्थापन का सबसे पहले मतलब ये होता है कि कोई 2 अणु लिए जाएं और दोनों अणु एक दूसरे से क्या हों, अलग हों, और नए अणुओं का निर्माण करें, वह अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो अभिक्रिया है यहाँ से आपका Ba लिया और यहाँ से SO4 लिया, तो यहाँ से Ba इसके साथ जुड़ा तो बना BaSO4,
ऐसे ही Na इस Cl के साथ जुड़ा तो क्या बना 2NaCl, अर्थात हमारा एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित हो रहा है। मान लीजिए देखिए इसे अभिक्रिया होती कैसे है, जैसे BaCl2 है, जब ये विघटित होता है तो Ba++ में और 2Cl- में चेंज होता है। इसके बाद हमारा दूसरा है Na2SO4, जब Na2SO4 टूटेगा तो जो प्लस वाला है उसके नीचे तो माइनस वाला आएगा, SO4- +2Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इस दोनों को मिलाएंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा और ये बनेगा BaSO4 और ये बनेगा 2NaCl, यानी ये बना सोडियम क्लोराइड और ये बना बेरियम सल्फेट। इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों के पदों को विघटित होने से ही तो अलग अलग पद प्राप्त हो रहे हैं, तो इसीलिए ये अभिक्रिया जो कहलाएगी उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। सही जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इट जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके आधार पर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे, यानी द्विविस्थापन इसलिए है कि BaCl2 से Ba कन्वर्ट हुआ SO4 के साथ और Cl2 Na2 कन्वर्ट हुआ, कहाँ चेंज हुआ, किसके पास आया, Cl2 के पास आया, तो यानी दोनों यौगिक आपस में टूट करके और किस में परिवर्तित हो गए, एक तो BaSO4 बन गया, एक 2NaCl बन गया। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया क्या कहलाई, दोनों बने ना, एक नहीं बना, दोनों ने पार्टिसिपेट किया बनने में, नए यौगिक बनने में दोनों का पार्टिसिपेट है, इसलिए यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है तो उस पर चर्चा करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा 5 का ख। तो हम जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ध्यान देंगे वैसे ही मैं पेपर पर लिखना है। प्रश्न है हमारा 5 का ख। 5 का ख, 5 के ख में पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र है, यानी लेड नाइट्रेट का क्या पूछा है, अणुसूत्र पूछा है। तो देखिए लेड नाइट्रेट का जो लेड का मतलब होता है Pb और नाइट्रेट जो आयन होता है NO3 होता है और NO3 जो होता है माइनस होता है, एक माइनस होता है NO3 पर, ये हमारा नाइट्रेट होता है। और लेड पर हमेशा प्लस के 2 होते हैं। अगर देखिए मैंने एक चीज बताई थी कि अगर Pb पर प्लस के कितने 2 हैं और NO3 पर माइनस का कितना है 1 है। अब हमें इसकी, इस पर तो 1 है तो 1 लिख लिया, इस पर 2 है तो 2 लिख लिया, क्रॉस करा दीजिए, इसको इससे लगा दीजिए और इसको इससे लगा दीजिए, तो Pb, ये इसका सूत्र क्या बनेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, और जो हमारा ये आंसर बना वो हमारा कहलाएगा लेड नाइट्रेट कहलाता है। इस तरीके से हम लेड नाइट्रेट का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर, हमारा जो सूत्र होगा वो क्या बनेगा, सही जो सूत्र होगा वो PbNO3 का होल ट्वाइस बनेगा। आगे मेरा क्वेश्चन है, आगे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए 5 का ग देखेंगे तो 5 का ग दिया है, 5 का ग, एथेनोइक अम्ल का सूत्र ज्ञात करना है, अम्ल का सूत्र। तो साथ ही एथेनोइक अम्ल का सूत्र हम कैसे निकालेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि एथेनोइक अम्ल होता क्या है। तो पहले तो बात हमें यहां से तोड़ दें इसको। एथ का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको ये याद करने की ट्रिक, मैंने शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो बॉक्स होता है उसमें आपको मैं लिंक दे दूंगा। पहले ऐसे एथ, C1 होता है मैथ और C2 होता है एथ। C2 का मतलब है कि कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो आप कार्बन की संख्या 2 लिख लो, 1 और 2। दूसरा बात एथेन एन आ रही है, एन के बाद का मतलब है कि इसके मध्य सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद इसको एथेनोइक को हम कैसे तोड़ें, एथ प्लस एन प्लस ओइक
अम्ल इन चीजों से मिलकर बना है। एथ का मतलब C2 है तो हमने C2 लिख ली। एन का मतलब है कि इन C दोनों के मध्य में कैसा बॉन्ड आ रहा है, एकल बंध आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एकल बंध लगा दिया। ओइक अम्ल का मतलब होता है कि COOH। ओइक अम्ल का मतलब होता है कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो यहाँ एक C के साथ हम COOH कर देंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरी बात यहाँ एक और आई कि भाई COOH तो आपने कर दिया, लेकिन अब इसकी एक कार्बन की जो भुजा होती है वो 4 होती है। अब एक भुजा से तो COOH जुड़ा है, अभी इसकी कितनी भुजा खाली है, एक ऊपर की, एक इधर की, एक इधर की, 3 भुजा खाली है। और इन 3 भुजाओं का जो सिस्टमेटिक तरीके से जो अगर 3 भुजाएं आपको कंप्लीट करनी है तो 3 क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो 3 यानी ये सूत्र जो बन गया, या मैं सूत्र को लिख सकता हूं CH3COOH इस तरीके से, यानी ये हमारा काय का सूत्र बन गया, एथेनोइक अम्ल का सूत्र निकला। इस तरीके से हम एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिख सकते हैं। अगर याद है तो डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, अगर याद नहीं है तो इस तरीके से उसको, अगर IPSC नाम जानते हैं, IPSC नाम की भी मैंने वीडियो डाल रखी है तो वहाँ से आप IPSC नाम सीख लेंगे। तो IPSC नाम अगर जानते हैं तो इस तरीके से हम उसका वीडियो निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आपका 5 का ग हो गया, इसी तरीके से अगर आप 5 का ख करना का ग, आगे हमारा 5 का ग, और इसके बाद हमारे ये विकल्प हमारे जो हैं वो कितने नंबर के आते हैं, 3 ही नंबर के विकल्प आते हैं। केमिस्ट्री में 3 नंबर के विकल्प आते हैं, लेकिन अब की बार बहुत अच्छा है कि अब की बार जो विकल्प जो है 20 नंबर के आएंगे। 20 में से आपके 7 नंबर लगभग, कम से कम 6 नंबर के या 5 नंबर के तो आपके केमिस्ट्री के ही आएंगे, उसके बाद दोनों के डाइवर्ट होंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा कि निम्न रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक छांटिए। 6 का का है, प्रश्न है हमारा 6 का क, और 6 के का में पूछा गया है प्रश्न 6 का क। दिला बंद कर दिए गेट। 6 का क, 6 का कहा गया है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक ज्ञात करना। हमारा जो आगे टॉपिक है हमारा, ऑक्सीकारक कैसे ज्ञात करें और अपचायक कैसे ज्ञात करें। तो पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि अभिक्रियाएं हमारी कौन कौन सी हैं। अभिक्रिया देखिए, पहली अभिक्रिया जो मेरी दे रखी है वो दे रखी है 2H2S प्लस 2H2S प्लस SO2 एरो। ये जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है 3S प्लस यानी 2H2, ये दे रखी है। हमें यहाँ ये ज्ञात होना चाहिए ऑक्सीकारक और अपचायक होते कर, जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग वो ऑक्सीकारक, और जहाँ पर काय का संयोग, जहाँ पर हाइड्रोजन का वियोग वहाँ अपचायक। देखिए ये H2S है और यहाँ से हाइड्रोजन से कौन वियोजित हो रहा है, तो S वियोजित हो रही है, यानी हाइड्रोजन अकेला छूट रहा है और S यहाँ से क्या हो रही है, हट रही है। तो जहाँ पर H का हटना यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी करेगा, S का हटना ही क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ये जो क्रिया है वो क्या है, अपचायक है। और अब यहाँ SO2 यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, O2 जुड़ा हुआ है, और जब यहाँ O2 जुड़ा है तो SO2 में क्या है, ये SO2 क्या करता है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ऑक्सीकारक है। एक बार और याद रखेंगे, ऑक्सीकारक है, SO2 ऐसे भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है तो ऑक्सीकारक है। SO2 ऑक्सीकारक ऑटोमेटिकली ऑक्सीकारक है, और H2S जो होती है वो अपचायक की तरह कार्य करती है, क्योंकि इसके मध्य हाइड्रोजन पाया जाता है, SO2 के मध्य ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए ये ऑक्सीकारक की तरह क्या करती है, कार्य करती है। तो आप ये लिख सकते हैं उत्तर में कि H2S अपचायक है और SO2 क्या है, ऑक्सीकारक है। तो दूसरी एक और रिएक्शन दे रखी है, दूसरी रिएक्शन हमारी क्या है वो भी देखेंगे। दूसरी रिएक्शन देख रखी है I2, दूसरा है I2 प्लस H2S एरो, ये दे रखी है 2 यानी S प्लस 2HI, ये दे रखा है। अब इसमें भी पूछा है कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। देखिए यहाँ पर H2 आ रहा है ना, H2 आ रहा है, तो जी H2 है तो क्या है, अपचायक है। ऑटोमेटिक यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि H2 जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, और जब हाइड्रोजन जुड़ा हो वहाँ क्या होता है,
अपचायक होता है। अब यह हमारा बच क्या गया H2I2, तो अब ये अपचायक है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। इस तरीके से हमारा 5 का 6 का हो गया कंप्लीट। इस तरीके से हम 6 का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आगे हमारा क्वेश्चन है 6 का ख। हमारा आगे क्वेश्चन है 6 का ख है। 6 का ख कैसे करेंगे, तो देखिए प्रश्न हमारा है 6 का ख, और 6 के ख में कहा गया है कि खाने का सोडा बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण। खाने का सोडा, खाने का सोडा बनाने की क्या बनानी है, बनाने की विधि देनी है और रासायनिक समीकरण लिखना है। समीकरण को क्या करना है, लिखना है समीकरण, एवं उपयोग भी लिखने हैं। एवं इसके क्या लिखने हैं, उपयोग भी लिखने हैं हमको। तो पहले तो खाने का सोडा का सूत्र बेटा क्या होता है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा क्यों कहते हैं, इसे खाने का सोडा इसलिए कहते हैं कि ये अधिकतर, जैसे आपने पानी पूरी खाई होगी उसमें पड़ा होता है, आपने क्या किया होगा, आपने जैसे खस्ता कचौड़ी होती है वो खाई होगी, उसमें पड़ा होता है। ये क्या करता है कि ये आटे में गूंथ करके, अगर कोई चीज़ इसे को अगर आटे में आप गूंथ लेंगे और जैसे ही ये उसके संपर्क में जाएगा, जैसे ही ये ताप के संपर्क में जाएगा तो ये टूट जाता है। 2NaOH ले लेंगे तो ये Na2CO3 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और जल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है कि उसका जो पापड़ी है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो वहाँ से ये हमारा खाने का सोडा। अब खाने के सोडा को इसने कहा है कि खाने का जो सोडा है इसके हमें क्या क्या देने हैं, खाने के सोडा के में रासायनिक समीकरण लिखना है और उपयोग लिखने हैं। तो देखिए खाने का जो सोडा बनता है, जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं और अमोनिया से कराते हैं, तो हमें क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और खाने का सोडा बनता है। तो देखिए रिएक्शन कैसे लेंगे, NaCl, NaCl इसका मतलब साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। जब NaCl की क्रिया हम किससे कराएंगे, जल से कराएंगे, H2O प्लस CO2 से कराएंगे प्लस अमोनिया से कराएंगे, NH3 से कराएंगे। जब इससे कराएंगे तो देखिए यहाँ से Cl इसके साथ चली जाएगी। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ ये वाला पद, चलिए यानी ये Cl इसके साथ चली जाएगी, इसके साथ चली जाएगी और यहाँ से एक H ऑटोमेटिकली और टूट जाएगी, तो ये सीधा सीधा बन जाएगा NH4Cl प्लस NH4Cl यहाँ से बनेगा एक H, यहाँ से HOH, H2O को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ HOH, तो यहाँ से H यहाँ जुड़ गया, NH4 हो गया और Cl यहाँ से ले लिया तो NH4Cl बन गया। अब देखिए बचा क्या, Na बचा, एक OH बचा और CO2 बचा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ NaHCO3 और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसे कहते हैं हम खाने का सोडा। ये इसकी रिएक्शन होती है, बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अब इसका क्या पूछा, उपयोग पूछा है, तो उपयोग कैसे करेंगे, नंबर 1 किसमें, नंबर 1 खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। नंबर 2 यहां क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड, तो नौशादर बनाने में। नंबर 3 औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। क्यों, अगर घर पर डॉक्टर नहीं है और पेट फूल जाता है या गैस एसिडिटी ज़्यादा बनती है तो आप क्या करें, थोड़ा सा चुटकी भर सोडा लें और उसको गुनगुने पानी से ले लें। अगर आप गुनगुने पानी से उसको ले लेंगे तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है वो लगभग उस समय के लिए आपकी शांति बन जाएगी आपके पेट में।
अगर कोई पशु आपका परेशान है, उसका पेट फूल रहा है, तो आप उसको क्या करें, एक से दो चम्मच, जैसे वेट के आधार पर, अगर छोटा पशु है तो उसके लिए आप 1 चम्मच दे दें, अगर बड़ा पशु है, प्रौढ़ है, तो उसको 2 से 3 चम्मच अगर आप खाने का सोडा दे देते हैं तो उसका पेट जो है क्या हो जाएगा, पेट जो हुआ है उसका, उसके अंदर जो गैस बन गई है वो उसकी निकल जाएगी और उसका पेट जो है पिचक जाएगा। यानी अगर फूल रहा है तो उसका पेट क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो ये इससे ये औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारे आधुनिक आवर्त नियम से आप क्या समझते हो? तो देखिए आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ये आप जानते हैं कि तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुण के आधार पर, यानी आधुनिक आवर्त नियम को जो लागू किया गया था वो मौजले और कौशले ने प्रस्तुत किया था। जो आधुनिक आवर्त नियम जो लागू किया था वो किसने किया था? वो मौजले और कौशले ने लागू किया था। तो हम यहाँ पर प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है 6 का ख, और यहाँ पूछा आधुनिक आवर्त नियम, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो ये ध्यान रखना है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, यह है तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, ये बात होनी चाहिए कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात क्या बात है? अर्थात तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। इस तरीके से। अब इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए आपने आवर्त सारणी के, मान लीजिए वर्ग में जा रहे हैं, यानी पहला है ह, ली, ना, के, रब, से और फरिया, ये है। इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका 11, इसका 19, 37, 55 और 87। इस तरीके से इनके परमाणु क्रमांक हैं। देखिए इसका जो 1 का 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 और चलो इतना ही तक छोड़ दो, कोई बात नहीं, यहीं तक रहना। तो